कहानी शुरू होती है अमेरिका के निवाडा स्ट्रीट से। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम जेरी है अपने सालों की पुलिस सर्विस के बाद आज रिटायर हो रहा है। जेरी के कोलीग इसके रिटायरमेंट पर एक पार्टी रखते हैं। जेरी को मछली का शिकार करने का बहुत शौक होता है, इसीलिए इसके पुराने फ्रेंड और इसका बॉस मिलकर उसे मैक्सिको की फिशिंग ट्रिप की टिकट गिफ्ट करते हैं। पार्टी के दौरान ही इन्हें एक बच्चे के कत्ल हो जाने की खबर मिलती है। जॉब का आखिरी दिन होने के बावजूद जेरी एक स्टैन नाम के पुलिस ऑफिसर को लेकर क्राइम सीन के लिए निकल पड़ता है। इस बच्ची की लाश को एक छोटे लड़के ने देखा होता है। इसके अलावा उस लड़के ने एक टॉबी नाम के शख्स को अपने रेड ट्रक में वहां से जाते हुए देखा होता है। जेरी स्टैन और बाकी पुलिस वालों के साथ जब मौके पर पहुंचता है तो देखता है कि उस बच्चे को बहुत ही बेरहमी के साथ कत्ल किया गया है। इसके अलावा पोस्टमार्टम में इन्हें पता चलता है कि उस बच्ची को मारने से पहले उस कातिल ने इसके साथ रेप भी किया था। मरने वाली 7 साल की छोटी सी बच्ची का नाम जिनी होता है। जेरी अब इस बच्ची के मरने की खबर इसके माँ बाप को जाकर देता है। जेनी ने आइसक्रीम स्टिक्स के साथ एक स्लीप बनाई होती है। उसकी माँ जेरी को कहती है कि तुम इस स्लीप के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम किसी भी कीमत पर उस जालिम को जरूर पकड़ोगे और सजा दिलवाओगे। जेरी उसकी माँ से प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी कीमत पर इस शख्स को पकड़ कर रहेगा। अगले ही दिन वो रेड ट्रक वाला टोबी नाम का शख्स पकड़ा जाता है जो मेंटली तौर पर ठीक नहीं था। स्टैन नाम का पुलिस ऑफिसर इस केस को जितनी जल्दी हो सके क्लोज करना चाहता था, इसीलिए वो टोबी के मेंटली कंडीशन ठीक न होने का फायदा उठाता है और उससे ऑन कैमरा इस छोटी बच्ची का मर्डर कन्फेस करवा लेता है। इसके थोड़ी ही देर बाद टोबी एक पुलिस ऑफिसर की गन चुराकर खुद को लॉकअप में ही मार देता है। जेरी का दिल इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था कि यही शख्स उस बच्ची का कातिल है, पर स्टैन टोबी को ही इस बच्ची का कातिल मानकर उसके केस की फाइल क्लोज कर देता है और जेरी इस बच्ची की माँ के साथ किए गए अपने वादे की वजह से मैक्सिको ट्रिप पर जाने का अपना प्लान कैंसिल कर देता है और खुद से ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। जिनी अपनी दादी के साथ रहती थी, इसीलिए जेरी उसकी दादी से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। जिनी की दादी जेरी को बताती है कि वो सुबह स्कूल बस में बैठकर स्कूल के लिए निकली और जब वो दिन को वापस नहीं आई तो मुझे लगा कि वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए गई है। यहाँ से फ्री होकर जेरी जिनी के स्कूल जाता है और वहाँ पर उसकी क्लास फेलो बैकी से मिलता है। वो बच्ची जेरी को बताती है कि जिनी एक लंबे आदमी से मिलती थी जो एक काले रंग की गाड़ी चलाता था और उसने जिनी को और कोपाइंस भी दिए थे और जिनी ने इस सब की एक पेंटिंग भी बनाई थी। जेरी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर वो पेंटिंग देखता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इस पेंटिंग में एक लंबे कद का आदमी है जो अपनी कार में आने के बाद जिनी को ऑर्कोपाइंस दे रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जेरी को पता चलता है कि पिछले 1 साल में ऐसे ही 2 और छोटी बच्चियों के कत्ल हुए हैं। इन सभी बच्चियों की एज और इनके जिस्म के ऊपर किए गए टॉर्चर के निशान सेम थे और इन तीनों ही बच्चियों के गोल्डन बाल थे। इसके अलावा इन तीनों बच्चियों ने अपने किडनैप होने के दिन लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे। ये सब देखने के बाद जेरी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि इन सभी बच्चियों को मारने वाला शख्स एक ही है। वो स्टैन के पास उसके ऑफिस में जाता है और उसे ये केस फिर से रीओपन करने का कहता है। स्टैन कहता है कि इन सभी बच्चियों का कातिल टोबी था जो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। जेरी स्टैन को कहता है कि पिछली 2 बच्चियों का मर्डर जिन दिनों में हुआ उन दिनों में टोबी मेंटल हॉस्पिटल में था और जिनी की पेंटिंग के मुताबिक वो आदमी काले रंग की गाड़ी चलाता था जबकि टोबी के ट्रक का कलर लाल था, इसीलिए टोबी इन बच्चियों का कातिल नहीं हो सकता। स्टैन जेरी को समझाता है कि एक 7 साल की बच्ची की ड्राइंग कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए तुम इस फजूल काम को छोड़कर अपनी रिटायरमेंट पर ध्यान दो। जेरी इस बच्ची का केस रीओपन न होने की वजह से काफी परेशान हो जाता है, इसीलिए वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर फिशिंग करने के लिए जाता है। इसी शहर में घूमते हुए जेरी की नजर एक गैस स्टेशन पर पड़ती है। ये जगह जेरी को काफी पसंद आती है, इसीलिए वो अपने रिटायरमेंट के पैसों से गैस स्टेशन के पीछे बना हुआ घर खरीद देता है और यहीं पर रहने लगता है। इसके बाद वहीं पर जेरी की मुलाकात एक बार में काम करने वाली लोरी नाम की लड़की से होती है। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लोरी की एक 8 साल की बेटी भी होती है। एक रात लोरी काफी घबराई हुई जेरी के घर पर आती है और उसे अपनी मदद करने का बोलती है क्योंकि उसके एक्स हस्बैंड ने उसे बहुत बुरी तरह मारा होता है। जेरी लोरी को उसकी बेटी के साथ कुछ दिन अपने घर पर रहने का बोलता है। कुछ ही दिन एक दूसरे के साथ रहने के बाद जेरी भी उनकी फैमिली का एक मेंबर बन जाता है। वो उसकी बेटी के साथ भी काफी फ्रेंडली हो जाता है और लोरी भी उसके साथ काफी क्लोज हो जाती है। जेरी इन लोगों के साथ अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर देता है। एक दिन जेरी की नजर जिनी के पेरेंट्स पर पड़ती है। जिनी की माँ को देखने के बाद जेरी का इसके साथ अपना किया गया वादा याद आता है। एक दिन जेरी की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो लोरी की छोटी बेटी के साथ बातें कर रहा था।
इस आदमी का नाम जैक्सन है। ये आदमी इसी शहर के एक लोकल चर्च में प्रीस्टर होता है। वो अक्सर लोरी की छोटी बेटी के पास आता था, इसीलिए जेरी को अब इसके ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि ये शख्स काले रंग की कार में आता था और इसकी माँ ऑर्कोपाइंस की तरह के छोटे खिलौने बनाती थी। जेरी इसके बाद उस छोटी बच्ची को समझाता है कि कभी भी कोई भी शख्स तुम्हें कोई खाने के लिए चीज दे या तुम्हें अपने साथ आने के लिए कहे तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। एक दिन जेरी फिशिंग करने के बाद जब घर पर आता है तो लोरी उसे बताती है कि यहाँ के चर्च का फादर इस टाउन की सभी बच्चियों को बाइबल सिखाने के लिए चर्च में लेकर गया है। ये सुनकर जेरी जल्दी से अपनी गन उठाकर उस चर्च की तरफ निकलता है। चर्च पहुँचने पर जेरी देखता है कि वो फादर सच में सभी बच्चों को बाइबल सिखा रहा है और वहाँ पर कई बच्चे अपने माँ बाप के साथ आए हैं। ये सब देखने के बाद जेरी सुकून की सांस लेता है और उसे लगता है कि वो उस किलर के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है। एक दिन लोरी की बेटी अपने घर के पास झूले ले रही होती है, तभी उसके पास से एक ब्लैक कलर की लंबी गाड़ी गुजरती है। इस गाड़ी में बैठा हुआ शख्स इस बच्ची के गोल्डन बाल और लाल कपड़े देखकर इसके पास रुक जाता है। अपने किए गए प्रॉमिस की वजह से रात को वो बच्ची जेरी के पास आती है और उसे बताती है कि मेरा एक न्यू फ्रेंड बना है जो एक ब्लैक कार में आता है और उसने मुझे ऑर्कोपाइन शेप की चॉकलेट भी दी है। चॉकलेट देखते ही जेरी को जीने की ड्राइंग याद आ जाती है और वो अलर्ट हो जाता है। इसके अलावा वो बच्ची जेरी को बताती है कि कल मेरे दोस्त ने मुझे लेक के पास वाले पिकनिक पॉइंट पर बुलाया है और वहाँ पर उसने मुझे और भी ज्यादा चॉकलेट देने का प्रॉमिस किया है। ये सुनकर जेरी 100% श्योर हो चुका था कि ये वही कातिल है, पर वो इस बच्ची को कुछ भी नहीं बताता। जेरी बच्ची को कहता है कि तुम अपने फ्रेंड को मिलने के लिए जरूर जाना। अगले दिन वो बच्ची अपनी साइकिल पर बैठकर लेक के पास बने हुए पिकनिक पॉइंट पर जाती है और उस शख्स के आने का इंतजार करने लगती है। जेरी पहले से ही उस जगह पर पहुंचकर चुप कर बैठा हुआ था। जेरी यहाँ पर अकेला नहीं था, उसने स्टैन और पूरी पुलिस टीम को भी यहाँ पर बुला लिया था। ये सभी लोग छुप कर उस बच्ची पर नजर रखे हुए थे। दूसरी तरफ वो किलर इस बच्ची से मिलने के लिए आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। स्टैन को यहाँ पर अपनी टीम के साथ आए हुए काफी टाइम गुजर चुका था, इसीलिए वो अब यहाँ से जाने लगता है और जेरी को भी कहता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो भी ही असल में कातिल था जो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। ये सुनकर जेरी स्टैन के ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है। स्टैन यहाँ से अपनी टीम को लेकर निकल जाता है, पर जेरी अब भी उस बच्ची के ऊपर नजर रखे हुए था। स्टैन को जेरी के ऊपर काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो जाने से पहले लोरी को बता देता है कि जेरी उसकी बेटी के साथ क्या कर रहा है। लोरी जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाती है और वहां पर जाकर जेरी को गालियां देने लगती है, क्योंकि वो इसकी बेटी को अपने शिकार के लिए इस्तेमाल कर रहा था। वो जेरी को काफी बुरा भला कहती है और इसके साथ रिलेशन खत्म करके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ रास्ते में जाते हुए स्टैन बाकी पुलिस वालों को कहता है कि एक टाइम था कि जेरी बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो पागल हो चुका है। इसी दौरान रास्ते में स्टैन की नजर एक एक्सीडेंट पर पड़ती है, जहां पर फायर फाइटर एक गाड़ी में लगी हुई आग को बुझा रहे थे। इन छोटी बच्चियों को मारने वाला कातिल इसी कार में जलकर मर चुका था, पर जेरी को इस बात का नहीं पता था। वो अब भी वहीं पर बैठा इसके आने का इंतजार कर रहा था। कहानी के एंड पर हम देखते हैं कि जेरी बहुत ज्यादा शराब पीने लगा है और हर टाइम शराब के नशे में वो यही बड़बड़ाता रहता है कि वो किलर आएगा और मैं उसको पकड़कर मार दूंगा, जबकि वो ये नहीं जानता था कि वो किलर अपने अंजाम को पहुंच चुका है। और यहीं पर ये कहानी एंड होती है।